In unit and output costing, now we are going to take up another question, and this question will clear all the doubts regarding cost sheet. So just pay attention on this one. Now in this question you are required to prepare a statement of cost, right? बनानी तो इसमें भी cost sheet ही है. From the following details, opening stock of raw material दिया हुआ है, right? Purchases है, closing stock of raw material है, फिर डायरेक्ट वेजेस हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. इन सब की हेल्प से तो हमें निकालनी पड़ेगी पहले प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट. उसमें ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो ये सारे डिटेल्स एक एक करके लेते जाएंगे और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के आज के टॉपिक में हमारा पर्पस रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट. और लास्ट में ये भी बोला गया है यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस assuming the profit is 20% of selling price. तो ये हमें प्रॉफिट 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर दे रखा है. इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे प्रॉफिट को ऑन कॉस्ट प्राइस. एक फॉर्मूला होता है जिससे आप प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, वो भी बताएंगे आपको. बट फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड आउट द प्राइम कॉस्ट, देन फैक्ट्री कॉस्ट, then cost of production, cost of sales and so on. So एक step by step we are going to move forward and ultimately we have to find out the selling price, right? तो अब इसमें आपकी फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है रुपीज 20,000 का. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम ऐड कर देते हैं परचेजेस को. जो भी परचेजेस है वो ऐड हो जाएगा. परचेजेस का अमाउंट कितना है 1,70,000. तो 1,70,000 यहाँ ऐड किया, दोनों का टोटल हो गया 1,90,000. अब इसमें हम लेस कर देंगे, इस पूरे अमाउंट में से लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने का था 8,000 का. ये लेस हो जाएगा, राइट? या तो माइनस कर दीजिएगा या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप. और इनको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा. यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स. 1,70,000 प्लस 20, 1,90,000 माइनस 8,000. तो ये आ जाएगा हमारे पास रुपीस के अंदर रुपीस 1,82,000, राइट? तो इन पार्टिकुलर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया वो आ गया रुपीस 1,82,000, राइट? तो 1,82,000 हमारे पास आया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब इसके अंदर हम डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन दोनों को ऐड कर देंगे. उनसे निकल कर आएगी प्राइम कॉस्ट. क्योंकि प्राइम कॉस्ट कैसे आती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन सब के टोटल को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट. तो हमारे पास डायरेक्ट वेजेस हैं, इनमें ऐड करना पड़ेगा हमें डायरेक्ट वेजेस. द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज 40,000. ये हमारे पास है 40,000 और इसी में ही हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 20,000 रुपीज. तो 20,000 यहां पर ऐड ऑन किया. जब 20,000 आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट. The value of prime cost on adding all these things 1,82,000 plus 40,000 plus 20, ये आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे 2,40,000
42,000, right? तो first step is to calculate the value of prime cost. Prime cost कैसे आती है? जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितने थे? 40,000, और 40,000 का 100% कितना होगा? 40,000, राइट? 50,000 है, अगर उसका 100% पूछे तो वो पूरा 50,000 ही होगा। यहाँ पर लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? 40,000, और 40,000 का 100% होता है पूरा 40,000, तो इसको 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस मतलब 40,000 का 100% लेंगे आप तो वो पूरा हो जाएगा 40,000। अब जब आप इनको ऐड कर देंगे तो इनको ऐड करने पर हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 242 प्लस 40 विल गिव यू 2,82,000, राइट? तो प्राइम कॉस्ट वो पहले आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमारे पास आती है फैक्ट्री कॉस्ट, और अब हम इसके अंदर ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। जब ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड कर दिया जाएगा तब जाकर हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो ऑफिस ओवरहेड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, और ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है ये 10% है वर्क्स कॉस्ट के। वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये ध्यान रखिएगा वर्क्स कॉस्ट का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसका 10% लेना है, तो ऑफिस ओवरहेड लेना है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। यहां लिख सकते हैं आप फैक्ट्री कॉस्ट का ही दूसरा नेम होता है वर्क्स कॉस्ट, और 2,82,000 का 10% लेना है हमें, तो 2,82,000 का 10% हो जाएगा 28,200। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 2,82,000 प्लस 28,200, ये हो जाएगी वैल्यू 3,10,200। So this is going to be the value of cost of production। एक बार आप यहां तक नोट कीजिएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो भी लिए जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी आएगा, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट दे रखे हैं। इन हैंड यानी ओपनिंग है 2000, प्रोडक्शन हुआ है 20,000, इन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड रहा है 4,000। तो अभी हम ये सारे डिटेल्स को लेते हैं यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये भी बहुत काम आएंगी, लेकिन पहले नोट कर लीजिएगा यहां तक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि है 3,10,200, राइट? नाउ वी कंटिन्यू। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो था वो जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 32,000, दैट वाज रुपीज 32,000। इसमें हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। जब आप इनमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड उसमें से लेस कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके अंदर जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तब आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तब जाकर लास्ट में निकलेगी हमारी सेल्स
और उससे हमें निकालना है अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस। तो ये याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब निकालनी है? जब आपके पास बिगिनिंग का स्टॉक दे रखा हो, क्लोजिंग का स्टॉक दे रखा हो, राइट? बिगिनिंग फिनिश प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड प्रोडक्ट ओनली। तो जब फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होगा तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करना पड़ेगा, वो होता है 32,000, लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड था 4,000 यूनिट्स, राइट? ये था 4,000 यूनिट्स। तो इस 4,000 यूनिट्स को आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक यूनिट की जो फिनिश गुड की प्राइस आ रही है उससे। वो कैसे आएगा? ध्यान देना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो थी 3,10,200, 3 लाख, यहां वर्किंग नोट दिखा देते हैं इसका, 3,10,200, ये तो थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस दौरान फिनिश गुड में हमने 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, 3,10,200, ये तो आई है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस ड्यूरेशन में हमने 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। सो 3,10,200 डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ जाएगी वैल्यू रुपीस 15.51। एक यूनिट का फिनिश गुड का जो कॉस्ट है वो आ रहा है 15.51 और क्लोजिंग स्टॉक रह गया है 4,000 यूनिट। ये देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड था 4,000, तो 4,000 इंटू 15.51 किया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 62। ये लेस करना है आपको, 62,040। अब 62,040 में से 32,000 को लेस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 30,040, राइट? ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये माइनस में हो गया, तो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर शो करना पड़ेगा। और अब इसको लेस कर देंगे हम 3,10,200 से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 280,160, 2,80,160। नाउ दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझिएगा ये करना कब होता है? ये तब करना होगा जब फिनिश गुड का ओपनिंग भी दे रखा है और एंड ऑफ द पीरियड मतलब क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? अगर कोई एक्साइज ड्यूटी होगी तो वो भी आपको लेस करनी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल मोटा मोटा इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन ये कब करना है? जब हमारे पास बिगिनिंग का और एंड का स्टॉक दिया हुआ होगा फिनिश गुड का। तो हम पहले तो वो अमाउंट लेस कर लेंगे और उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ये सीधा सीधा मॉनिटरी वैल्यू 32,000 और ये 60,000 70,000 दिया होता तब तो डायरेक्टली वैल्यूज ही प्लेस कर लेते, लेकिन हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो दे रखी है मॉनिटरी टर्म्स रुपीस में 32,000, क्लोजिंग का केवल यूनिट्स दिया हुआ है 4,000 यूनिट। तो 4,000 यूनिट को हम किससे मल्टीप्लाई करें? एक यूनिट की जो कॉस्ट होगी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब एक यूनिट की कॉस्ट कैसे आएगी? जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3,10,200 रुपए, उसको हम उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी फिनिश गुड का प्रोडक्शन हुआ है इस दौरान, और फिनिश गुड का प्रोडक्शन कितना हुआ है 20,000, तो 3,10,200 को 20,000 से डिवाइड किया, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 15.51। एज फार एज फिनिश गुड इज कंसर्न एक यूनिट का कॉस्ट है 15.51, तो 4,000 यूनिट का कितना होगा? जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 4,000 का होगा, 4,000 इंटू 15.51 यानी कि 62,040 रुपीज, 62,040। 32,000 में से इसको लेस किया तो ये आ गया 30,040। 3,10,200 में से 30,040 को माइनस किया तब जाकर आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं आपको।
राइट, काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू ऐड, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एक यूनिट पर जो सेल कर रहे हैं आप, उस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 2 रुपए का। एक यूनिट पर तो आ रहा है 2 रुपए का। कितनी यूनिट सेल कर दिया आपने? आपने कुल मिलाकर यहां पर सेल कर दिए 18,000 यूनिट, 18,000। तो ये कितना हो जाएगा? 36,000। नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि ये सर ने सीधा सीधा 18,000 कैसे लिख लिया? ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग पर वैल्यू थी 2000 यूनिट थी हमारे पास। इस दौरान 20,000 यूनिट और बना लिया आपने। टोटल कितनी हो गई? 22,000। राइट, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन हो गया आपका, कुल मिलाकर 22,000 यूनिट आपके वेयर हाउस में थी। लास्ट में जब ड्यूरेशन एंड हुई, क्लोजिंग स्टॉक रह गया 4,000 का। राइट, तो आपके पास 2,000 यूनिट थी शुरुआत में, 20,000 का प्रोडक्शन किया, टोटल हो गई अपने पास 22,000 यूनिट। जब वो पूरा टेन्योर खत्म हुआ, वो पूरा साइकिल खत्म हुआ, तो हमारे पास एट द एंड केवल 4,000 यूनिट रह गई। तो आपके पास 2,000 प्लस 20, 22 में से 4,000 गए, तो कितनी यूनिट्स आ गई? 18,000 यूनिट्स। इसका मतलब पूरे साइकिल में 18,000 यूनिट्स आपने सेल करी हैं। एक यूनिट पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 2 रुपए का, तो 18,000 पर कितना होगा? 18,000 इंटू 2 किया, ये आ गया 36,000। अब आप जब इसको ऐड कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? इनको ऐड किया तो 3,16,160। राइट, अब इसको नोट कर लीजिएगा, 3,16,160, 280, 160 प्लस 36,000 इज गिविंग यू 3,16,160। अब सीधे सीधे हम इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी सेल्स, जो निकालना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है 3,16,160। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना आएगा? ये हमें यहां पर दिया हुआ है, प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। राइट, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस को कॉस्ट के अंदर। अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट ये कैसे निकाली जाती है? इसका एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस इनटू 100। यहां पर ये जो P% है, इट इज इंडिकेटिंग प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। राइट, तो अब यहां पर P% मतलब प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 20%। तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100 सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन 80 इंटू 100। सॉल्व कर देंगे आप 1/4 इंटू 100, ये आ जाएगा सीधा सीधा 25%। सो प्रॉफिट विल बी 25% ऑन कॉस्ट। राइट, दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो अब से याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट दिया हुआ होगा तब तो ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट गिवन होगा सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो उसको हमें बदलना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर। और कैसे चेंज करेंगे आप? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, P% मतलब प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। इसको आप डिवाइड कर देंगे 100 माइनस P% इंटू 100, तो मतलब P% प्रॉफिट कितना दिया था? 20 अपॉन 100 माइनस 20 किया इंटू 100, तो 20 अपॉन 80 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैंसिल होके 1/4 रह जाएगा, 4 इंटू 100 सीधा सीधा 25% आ जाएगा। ये 25% क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। नाउ सी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, इट इज 25% ऑन 3,16,160।
तो अब निकालिएगा 3,16,160 का 25%, ये आ जाएगा 79,040 और इसको ऐड कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगी टोटल सेल्स। और वो टोटल सेल्स जब आप कैलकुलेट करेंगे इनको ऐड करके तो ये आ रही है 3,95,200, right? 3,95,200 will be sales, will be the total sales, और ultimately सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस के लिए ध्यान रखिएगा, सेल्स जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई थी इसमें प्रॉफिट ऐड किया तो अल्टीमेटली सेल्स आ गई हमारे पास। अब सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आएगी? जो भी हमारी टोटल सेल्स आ रही है 3,95,200, इसको डिवाइड कर दीजिएगा जो टोटल यूनिट सोल्ड है। टोटल यूनिट सोल्ड कितनी थी? 18,000। इनको 18,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वो हो जाएगी ₹21.9555 आ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 21.96। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक तो जो इसमें खास बात थी वो था प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको बदलने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। जो था 20 बेस किया तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट आ गया 25%, वो हमने कॉस्ट का निकाला ऐड किया, सेल्स आ गई। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आएगी? जो भी टोटल सेल्स है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, राइट? जो भी हमारे पास सेल्स है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं किसी भी यूनिट से डिवाइड कर दें आप, उसको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। और कितनी यूनिट मार्केट में सेल करी है आपने? 18,000। ये आपको बताया था 18,000 कैसे आया था? 22,000 लास्ट में क्लोजिंग रह गया 4,000, तो यानी 18,000 यूनिट आपने सेल कर दी। 18,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई ₹21.9555 आ रहा था, राउंड ऑफ किया, इट विल बी इक्वल टू 21.96।